बहुत बहुत स्वागत है घटना चक्र में आपका। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे यूपीए में तकरार पर, और इसके बाद देखेंगे आर्थिक सुधार के राह में किस तरह के रोड़े प्रधानमंत्री को दिख रहे हैं, और एफडीआई को लेके सरकार का क्या रुख है, राजनीतिक दलों का क्या रुख है, और ये रुख आखिर क्यों है। सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा। कांग्रेस से रिश्तों को लेकर एनसीपी में माथापच्ची जारी। महाराष्ट्र से लेकर केंद्र तक कांग्रेस पर दबाव बनाकर कर रही है सियासत। पीएम के आर्थिक सुधारों की योजना में फिर लगा एक और रोड़ा। ममता के बाद मुलायम ने भी कहा रिटेल में एफडीआई नहीं मंजूर। ममता के बाद मुलायम सिंह ने भी कहा है एफडीआई है नहीं मंजूर। इस बीच में यूपीए में तकरार जारी है। हमारे साथ हैं जी देवराजन हैं, नेता हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कि यूपीए में जो तकरार है उसके पीछे क्या है। कांग्रेस एनसीपी के बीच चल रहा संकट अभी बरकरार है। एनसीपी कोटे के केंद्रीय मंत्रियों ने सोमवार को भी सरकारी कामकाज नहीं किया। शरद पवार के घर हुई एनसीपी की बैठक बेनतीजा ही खत्म हो गई, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया गया कि जब तक मसला सुलझ नहीं जाता तब तक सरकार से दूरी बनी रहेगी। खबरें ये भी आई कि एनसीपी केंद्र सरकार को छोड़ सकती है और यूपीए को बाहर से समर्थन दे सकती है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने एक बार फिर साफ किया कि फिलहाल सरकार से इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है और आखिरी फैसला 1-2 दिन में पार्टी ले लेगी। एनसीपी ने उन खबरों का भी खंडन किया कि शरद पवार नंबर 2 की कुर्सी कैबिनेट में मांग रहे हैं। लेकिन एक बात जो निकलकर सामने आ रही है कि आखिर पवार अपनी पावर दिखाकर कांग्रेस से क्या क्या कराना चाह रहे हैं। मनमोहन सरकार में वो क्या और मंत्रालय चाह रहे हैं, या पर्दे के पीछे की राजनीति कुछ और ही है। एनसीपी दावा कर रही है कि महाराष्ट्र में भी गठबंधन सरकार में समन्वय नहीं है। एनसीपी कांग्रेस पर दबाव की राजनीति तो कर रही है, लेकिन खुलकर पत्ते नहीं खोल रही। सरकार में बने भी रहेंगे लेकिन कामकाज नहीं करेंगे। एनसीपी ने मंगलवार को महाराष्ट्र एनसीपी के नेताओं को तलब किया है और आखिरी फैसला सबकी सहमति से लेने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को हटाने जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से महाराष्ट्र में चल रही लवासा परियोजना को मंजूरी दिए जाने का भी दबाव बना रहे हैं, लेकिन ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर एनसीपी की लाइन यही है कि वो चाहती है कि केंद्र से लेकर राज्य तक जो सरकार एनसीपी के सहयोग से चल रही है वो समन्वय से चले, जबकि कांग्रेस पूरी तरह से सावधानी से नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को भी कहा कि मसला बातचीत कर सुलझा लिया जाएगा, जबकि कांग्रेस आधिकारिक तौर पर कह रही है कि गठबंधन की राजनीति में इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। आखिर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस बीच शिवसेना ने एनसीपी को आड़े हाथों लिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि एनसीपी दबाव की राजनीति कर रही है। अगर उसको यूपीए में सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो सत्ता छोड़ क्यों नहीं देते। कांग्रेस और एनसीपी केंद्र में 8 साल से गठबंधन में है, जबकि राज्य में भी दूसरी बार सत्ता में साझेदारी बनी हुई है। लेकिन जिस तरह के तेवर शरद पवार इस बार दिखा रहे हैं, ऐसे तल्ख तेवर एनसीपी ने कांग्रेस को नहीं दिखाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। सरकार में मंत्री बने हैं लेकिन काम नहीं करेंगे सरकार का। देवराजन साहब, सबसे पहले आपसे कोई ब्लैकमेल पॉलिटिक्स हो रहे हैं। ब्लैकमेल पॉलिटिक्स, एकदम ब्लैकमेल पॉलिटिक्स आप लोगों ने जो दिखाया है उसका पर्दे के पीछे और भी कुछ कारण हैं जी। नहीं तो अभी 3 साल तक सरकार के साथ रहने के बावजूद सरकार का कितना जनविरोधी जो कामकाज है उस सभी को समर्थन देने के बाद आलू ने सडन कुछ मुद्दा लेकर के सामने आकर के, वो मुद्दा क्या वो भी नहीं बता रहे, पता नहीं है, और हम सरकार के साथ रहेंगे लेकिन हम काम नहीं करेंगे, हम पेन डाउन स्ट्राइक के हिसाब से हम जा रहे। ये कोई तरीका होता है? देखिए आज तक जो महंगाई है, किसान आत्महत्या कर रहे, वही महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे महाराष्ट्र में। ये प्रधानमंत्री ने खुद वहां पर विदर्भ पैकेज बोल के अलग पैकेज दिया
और उसके बाद भी 1995 से लेकर के आपका 2011 तक देखेगा तो सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्या महाराष्ट्र में हो रहे हैं। हमारे देश में 8 साल से कृषि मंत्री जो फूड मंत्री वही शरद पवार जी हैं। लेकिन इस 8 साल में 5 साल आपने भी सरकार को समर्थन दिए थे, जिस समय ये सर्विस हम 3 साल समर्थन दिया, उस समय भी हम उसको विरोध कर रहे थे, उसका नीति के खिलाफ भी हम लड़ते थे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर। जब हमारा कंट्रोल में नहीं आ रहे, हम बोलने से सुनता भी नहीं है, हम उसको सलाम किया। लेकिन ये अभी भी हम देख रहे थे क्या मुद्दा है ये पता नहीं है, ये पता नहीं चल रहा है। इट इज ए ब्लैकमेल पॉलिटिक्स। ये क्या है ब्लैकमेल पॉलिटिक्स? देखिए, आप अगर इस बात को जरा बड़े संदर्भ में देखें तो पहले हम कहते थे कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, डफर्स कैन नॉट अफोर्ड इट। ये बड़ा फेमस कोट है जिन्ना साहब का। लेकिन मुझे जो पिछले जब से ये गठबंधन की राजनीति हुई है, चाहे वो किसी इस पार्टी की हो, बीजेपी की हो और लेकिन हम देखते हैं क्या कहते हैं कि तमाम सारी बातें ऊपर से कही जाती हैं। गुड गवर्नेंस को लेकर के बड़ी चिंता हो रही है और आम आदमी की बात नहीं सुनी जा रही है और गरीबों की बात नहीं कही जा रही है। ये बात एक फेस वैल्यू पे कही जाती है। पिछले 15 साल की पॉलिटिक्स को आप देखें दिलीप भाई, टोटल प्योर ब्लेटेंट जिसे कहते हैं ना, एकदम पब्लिक में ब्लैकमेलिंग हो रही है। आप हमारी बात मानिए, नहीं तो ये। और इत्तेफाक से पिछले 7-8 साल से यूपीए सरकार जिस तरह से हुकूमत चला रही है, जिस तरह से जिसको कहते हैं कि सरकार को जिस तरह से डे टू डे रन कर रही है, उसमें छोटे छोटे मुद्दों पर ब्लैकमेलिंग हो रही है। आप केजरीवाल ने आपके खिलाफ बात कह दी तो हम तुमको पकड़ लेंगे, आपने बाबा रामदेव ने कोई बात कह दी हम आपको भी पकड़ लेंगे, आपकी भी फाइल हमारे पास रखी है, मुलायम सिंह तुमने कुछ बोला तो तुम्हारी फाइल भी हमारे पास है, डीएमके की भी है, मायावती। तो ये जो ब्लैकमेलिंग है, अब लेफ्ट का कोई फाइल नहीं रह गया, नहीं लेफ्ट के पास फाइल ही नहीं है कोई। और लेफ्ट कभी भी सरकार में तब भी शामिल नहीं था, बाहर से समर्थन दे रहा था। लेकिन आप देखिए कि जिनकी फाइल नहीं है और जिनकी फाइल है वो कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ममता बनर्जी की फाइल नहीं है तो ममता बनर्जी रोज तीसरे दिन जो है वो तलवार लेके कह देती है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपको रहना हमारे साथ रहिए, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन वो फिर कहती है हम रहेंगे। लेकिन उसकी वजह क्या है कि जो स्टेट में जो राजनीति है वो जब तक केंद्र मदद नहीं देगा तब तक वो सर्वाइव नहीं करेगी। और जब हालात बहुत बिगड़े हों तो आम जनता को इस बात से मतलब नहीं होता है कि केंद्र किस निटी-गिटी के तहत पैसा नहीं दे रहा, केंद्र के साथ क्या मामला अड़े हुए हैं। लोगों को इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है। तो ऐसे में राज्य सरकारों की मजबूरी यह होती है कि कोई 22,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, कोई 20,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, डे टू डे आपको रन करना है, आपने सत्ता में आने के लिए आपने लुहावने वादे किए। तो इन तमाम बातों की वजह से कुछ लोगों का दबाव रहता है। लेकिन यह पहला मामला है। अभी अगर आप देखें कि ये यूपीए का एकमात्र ऐसा घटक है एनसीपी जो खुद करप्शन में इन्वॉल्व है, घोटालों में इन्वॉल्व है, अपने ऊपर सफेद जो श्वेत पत्र की बात हो रही है उसे रोकने के लिए केंद्र को ही ब्लैकमेल कर रहा है। यानी उन्होंने कहा कि अब तक तो तुम उनको ब्लैकमेल करते थे जिनकी फाइलें तुम्हारे पास थी, लेकिन हमारी फाइलें भी हैं तुम्हारे पास, तब भी हम तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। और एनसीपी पिछले 5 दिन से, जो इसमें एक बहुत बड़ा क्राइम है, एनसीपी के नेता कोई प्राइवेट पार्टी नहीं चला रहे हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस नहीं चला रहे हैं। एनसीपी के नेताओं की तनख्वाह, उनकी सुख सुविधाएं भारत के लोगों के कर से हैं। अगर वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम 5 दिन ऑफिस नहीं जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे, तो ये किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। इनको मैं कहता हूं सजा मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। आप ब्लैकमेल करने के लिए आप मंत्री बनाए गए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हैं, आप उसको ब्लैकमेल करेंगे क्योंकि आपकी फाइलें सरकार निकाल रही है, आपको सरकार से स्कोर सेटल करना है, आप इस्तीफा दें और उसके बाद लड़ाई करें। लेकिन पद पे रहते हुए आप कहें कि हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम जब तक नहीं करेंगे हमारी डिमांड ना मानी जाए। तो आप राष्ट्र को, देश को ब्लैकमेल मत करिए। ये देश को ब्लैकमेल कर रहे हैं, देश को ब्लैकमेल कर रहे हैं जी। एक महत्वपूर्ण बात पूछेंगे कि अगर आपकी राजनीतिक कोई जो मतभेद हैं जो कांग्रेस के साथ है, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो आपके लिए है, आप देश को, राज्य के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि आप मंत्री भी हैं और काम भी नहीं करेंगे। ना देखिए, जब वामबंदी पार्टियां पहला यूपीए सरकार को जो बाहर से समर्थन कर रहे थे, उस समय एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार हुआ था, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे, उसको देखभाल करने के लिए कमेटी भी तैयार हुआ, हम लोग भी उसमें नजर रख रहे थे। तो जब हम लोगों का समर्थन का जरूरत ही नहीं था, सरकार ममता बनर्जी को लेकर के करुणानिधि का समर्थन से जब सरकार चलाना शुरू कर दिया, तभी इतना जो सीनियर नेता है शरद पवार जी, उसको उस समय बोलना चाहिए था, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है,
हम लोगों का एक प्रोग्राम बनाइए, कॉमन प्रोग्राम बनाइए, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करना है। यूपीए एक वर्डिक्ट मिला है यूपीए को, हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए था, वो सब कुछ नहीं कहा है। अब ये सब बोलना शुरू कर दिया है हम आखिर में, बिल्कुल आखिर में आखिर को तो पता चला है कांग्रेस पार्टी एक सिंगिंग शिप है। कांग्रेस पार्टी में कोई लीडर नहीं है, कुछ मैनेजर लोग हैं, तो इसलिए ब्लैकमेल कर सकता है। एक लीडर और मैनेजर में बहुत फर्क होता है, वो अच्छी तरीके से जानता है ये शरद पवार जी, ऐसा बात नहीं है वो जानता नहीं है। दूसरा, जब कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई लीडर ही नहीं है तब उसको वहां से कुछ निकालने का बहुत सुविधा भी होता है, इसको इस्तेमाल करने के लिए उसको यूज करके वहां से उसका। तो अभी लगता है शरद पवार बेसिकली शेयर लेने ब्लैकमेल इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत गंभीर है, कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है, कांग्रेस में कोई इस चीज को शायद रोक नहीं, उसको मैनेज करने वाले उसको मैनेज कर लें। दिलीप भाई, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। समय का बड़ा महत्व होता है। यही शरद पवार मौजूद थे, यही तमाम समस्याएं थी, कोई नई समस्या नहीं हुई है। गुड गवर्नेंस उस वक्त से तय नहीं होगा जिस वक्त से प्रणब मुखर्जी जो संकट मोचक थे यूपीए के, जब से वो राष्ट्रपति के पद के लिए चले गए। आज से 4 दिन पहले जो हालात थे, सबको पता था कि अब प्रणब मुखर्जी संवैधानिक तौर पे कांग्रेस के बचाव में कांग्रेस की मैनेजरी नहीं कर सकते। इसमें तो एक बात भी है, जो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे, कौन कर रहे हैं? कैबिनेट मंत्री है वो खुद, और सबसे बड़ा आम पार्ट ऑफ दैट। एकदम परेशानी किस बात की है? आम जनता परेशानी है महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, उसमें दोनों लिप्त है। अगर महंगाई कंट्रोल करना है तो शरद पवार ही कर सकते हैं। इस वक्त अगर एक राजनीतिक विश्लेषक की तरफ अगर देखें तो शरद पवार के जो मांगे हैं उसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए राज्य में भी और केंद्र स्तर तक। नहीं, पहले तो वो ये बताएं पूरे देश को सामने कि हम इन मुद्दों पे सरकार से बात कर रहे हैं। चलिए, आपको हम प्रफुल्ल पटेल क्या कहते हैं उनको हम दिखाते हैं आपको कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता हैं, वो क्या कहते हैं। ये सारी बातों का एक पूर्ण विराम नहीं लगता है तब तक जो स्टेटस को, जो जिस तरह से जैसे थे, जो परिस्थिति है, हम अभी किसी भी ऐसे शासकीय कार्यक्रम में अभी हम नहीं अभी जा रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, यूपीए की जहाँ तक बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे हैं कि एनसीपी यूपीए के साथ है या नहीं है, यूपीए के साथ हमारा क्या रिश्ता रहेगा। यूपीए के साथ हमारा रिश्ता बरकरार है और आगे भी हमेशा 2014 के आखिरी दिन तक हमारा रिश्ता बरकरार रहेगा। मैंने परसों ही स्पष्ट कहा कि हमने केवल हमारी जो भावना है वो प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी जी तक एक पत्र के माध्यम से हमने, पवार साहब ने एक चिट्ठी लिखी। इसके अलावा जो भी कुछ अटकलें लगाई जा रही है वो सब बेबुनियाद। लाल बत्ती की गाड़ी का आपने प्रफुल्ल पटेल जी को सुना और उन्होंने साफ कहा कि हम यूपीए में हैं, बने रहेंगे और आखिरी दिन तक बने रहेंगे। यही तो कहा कि ये तो बड़ा कंट्राडिक्शन है कि आपको पता है कि यूपीए अगर आप यहां छोड़ेंगे तो जो आपका जमीन है, जहां से आप जाने जाते हैं, जहां से आपकी राजनीति चलती है, वहां भी आप कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए हुए हैं। कोई ऐसा तो नहीं क्या कहते हैं कि वहां महाराष्ट्र में जहां से उनका मेन गढ़ है वहां कोई राजनीति वो अकेले कर रहे हैं, वहां तो उन्हें कांग्रेस की जरूरत है। और एनसीपी को भी यह पता है कि अगर कांग्रेस से रिश्ता टूटेगा तो वो किधर जाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ खड़े होंगे, केंद्र में बीजेपी के साथ खड़े होंगे, जो उनके लिए मुमकिन नहीं है, जो उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। लेकिन इसलिए यह भी मैसेज देते हैं हम यूपीए में रहना चाहेंगे। ये वाली बात है कि कहते हैं कि हम आपको खाना भी देंगे नहीं और भूखा भी मारेंगे नहीं, तो हम यूपीए में रहेंगे लेकिन आपको ढंग से काम भी नहीं करने देंगे। दूसरी बात जो मुझे लगती है दिलीप इस मामले में, आप सब जानते हैं कि पूरे देश में, चाहे बॉस ने अभी विदर्भा की बातें कहीं, गुजरात की बातें कहीं, पूरे देश में किसानों की आत्महत्या का मामला एक बहुत बड़ा मामला था। कृषि के बारे में आप सब जानते हैं कि कैसे हालात हैं, और इत्तेफाक से अभी जिस तरीके की बरसात और मानसून का मामला हुआ है, उसके बाद जो सूखा पड़ने वाला है, आज पीएमओ ने कहा है कि कहते हैं कि महंगाई बढ़ेगी, और अब से कुछ घंटे पहले एक अनाउंसमेंट हुआ कि 70 पैसे पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। कृषि मंत्री कृषि मंत्रालय से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि 2014 के नजदीक तक ये कृषि मंत्रालय उनको ले डूबेगा, और इससे किस तरह से अपना पीछा छुड़ा के ये कहा जाए कि उनका कद बहुत बड़ा है, उनको नंबर 2 होना चाहिए, उनको गृह मंत्री होना चाहिए, उनको वगैरह वगैरह होना चाहिए।
अब ये पद मिलेंगे नहीं और फिर आखिर में कहेंगे प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है कि वो अपने किसे साथ रखें। तो शरद पवार की छटपटाहट ये है कि वो यूपीए के अलावा जा नहीं सकते हैं, ये शायद यूपीए के लोग जानते हैं, लिहाजा इसीलिए उनको इतना कॉर्नर भी किया गया है कि उनके पास रास्ता नहीं है। ये इसलिए भी मैं कह सकता हूं कि ममता बनर्जी जिस ताकत के साथ निकल के यूपीए के खिलाफ, उनके कैंडिडेट के खिलाफ गई राष्ट्रपति में, आखिर में उनको यह समझ में आया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो वापस आ गए, विकल्प नहीं है। जहां तो कांग्रेस ये जानती है कि इनके जो सहयोगी है उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो बीजेपी के पास जा नहीं सकते, तो इसलिए इनका जो शोषण जितना कर सकते शोषण करें या जो बार्गेन जितना हद तक दे सकते उसके आगे नहीं देना, उससे आगे नहीं देंगे। और जहां पे ब्रेकिंग पॉइंट होगा वहां पे खुद वो कहते हैं, अब ये जो बात है कि वो खुद एक बार ये कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल कि कुछ कांग्रेस के नेता जो हैं, कुछ ग्रुप, कुछ गुट, कुछ अंदर के लोग जो है वो एनसीपी को बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस के तो हिस्से आप भी है ना, ऐसा तो नहीं कहते कि प्रधानमंत्री अकेले गुड गवर्नेंस, आप भी तो उसी के हिस्से हैं। और अब आपको चुनावों की पूर्व संध्या पे नजर आ रहा है, जब मुलायम सिंह ने यह कहा, क्या कहते हैं कि शायद लोकसभा चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं, तो अब आपको छटपटाहट है, क्या कहते हैं कि गुड गवर्नेंस के नाम पे। कांग्रेस के नेता जनार्दन द्विवेदी ने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। जनार्दन द्विवेदी है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। कोलिशन पॉलिटिक्स में इस तरह की स्थितियां आती रहती हैं और आमतौर से वे बातचीत से आपसी समझ के आधार पर सुलझ भी जाती हैं और लेट अस होप फॉर द बेस्ट। फॉर द बेस्ट। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, बहुत ही फिलोसॉफिकल अंदाज में उन्होंने कहा कि कोलिशन में, गठबंधन की राजनीति में ये चीजें बड़ी आम बात है। क्या आपको लगता है कि वाकई इतनी साधारण बात है जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस पर बयान देते हुए निकल गए? ना, ऐसा कोई हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहे कांग्रेस और एनसीपी का जो रिश्ता में क्या दिक्कत क्या है। तो आम जनता का परेशानी दूर करने के लिए लोगों ने 5 साल के बाद जाकर के वोट दे रहे हैं। उस सरकार ने वहां पर कृषि मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर सबको बना रहे। उनका जिम्मेदारी क्या होता है? जो वादे चुनाव के पहले दिए हैं वो वादे को पूरा करना है। अब ये सरकार के सामने, तो आपने ठीक ही कहा, ये जो कृषि क्षेत्र में जो परेशानी हो रहे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अपना उपज का कोई मूल्य नहीं मिल पा रहे, सरकार एक ही बार उसका फर्टिलाइजर का सब्सिडी कम करती जा रहे हैं, आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खत्म करके जा रहे हैं, जो ओपन मार्केट के जो दाम है कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास कोई रोल नहीं है। सरकार बोल रहे आप इंतजार कीजिए। ये जो तरीका सरकार अपना रहे उसमें सबसे बड़ा रोल है शरद पवार जी का। जो कृषि दफ्तर अपना हाथ में है, किसान आत्महत्या करे उसका क्या रोल है? तो कुछ नहीं कर पा रहे। अभी आकर के लोगों को बेवकूफ करने के लिए बोल रहे हम सरकार को गुड गवर्नेंस की बात किया है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहे, जो काम किस प्रकार से करना चाहिए तो वो काम ठीक ठाक नहीं हो रहे। अरे ये तो अभी बोलने की बात है, तो कैबिनेट के अंदर भी बोले इस्तीफा देकर के बाहर आ जाइए, हम भी तो लड़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ हाथ मिलाइए। हम तो सरकार के खिलाफ ये मुद्दा लेकर के लड़ाई कर रहे हैं। अभी हम लोग खाद्य सुरक्षा लेकर के हम लोग जुलाई 30 तारीख से अगस्त 3 तक 5 दिन हम लोग धरना में बैठने जा रहे हैं जंतर मंदिर में। आइए ना शरद पवार जी हमारे साथ। महंगाई को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में हम लोग सभी को इकट्ठा कर रहे हैं, आइए ना हमारे साथ लड़ाई करने के लिए। अगर इस बात पर कोई सिंसियरिटी होगा तो, ये कोई सिंसियरिटी नहीं है, अपना पॉन्ड ऑफ फ्लैश लेने के लिए कोशिश कर रहा हूं। पॉन्ड ऑफ फ्लैश क्या चाहिए? मंत्री है उनके। देखिए, शरद पवार को छगन भुजबल, अपने बेटे अजीत पवार, बेटी सुप्रिया सोले, ये तमाम सारे लोग जो हैं, एक श्वेत पत्र की जो मांग हो रही है उस सब के अंदर ये लोग फंसे हुए हैं और ये गले गले फंसे हुए हैं। ये सब किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने आदर्श घोटाले में अपने दोनों लोगों को, खासतौर से जिसमें सुशील कुमार शिंदे हैं और उन दोनों को बचाया, और सुशील कुमार शिंदे को जो महाराष्ट्र से आते हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, दलित समाज से भी हैं, एक दलित भी हैं, जिस तरीके से उनका कार्ड खेला प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद कि उनको नेता सदन बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, खासतौर से शरद पवार, अब उनको ऐसा लगता है कि उनको अपने ही गढ़ में कांग्रेस ने घेर लिया है। जिस मराठा सम्मान की बात करके वो कई बार दिल्ली आए, हम देखते हैं पिछले एक दशक में कि बस प्रधानमंत्री को अब वो हटा देंगे और अब वो शर्त रखेंगे, वो मराठा सम्मान खत्म हो गया। उसके बाद उनका जो अपना कद है, आप देखें कि यूपीए की पॉलिसी की वजह से, उन कारणों की वजह से इस पूरी सरकार में
किसी ने भी एक नागरिक से मुंह पे चांटा नहीं खाया। वो चांटा शरद पवार ने खाया है। वो भी उसको याद है कि यूपीए की तमाम गफलतों की वजह से, उसकी नाकामी की वजह से उनके इतने बड़े कद्दावर नेता को एक आम आदमी ने चांटा मारा, उससे पूरे देश ने देखा। आज वो आदमी चांटा खाने के बाद, आज वो आदमी अपने स्टेट में उसका कम होने के बाद, आज उसको कांग्रेस जो है वो उसको फंसाने के चक्कर में लगी हुई है। आज वो चाहती है, क्या कहते हैं, कि किसी तरीके से ये अपना डिमांड न मांगे, नंबर 2 न मांगे। अब ये जो बचकानी बातें हैं कि साहब वो गुड गवर्नेंस नहीं है, लिहाजा तारिक अनवर को अगर उपसभापति राज्यसभा का बना दिया जाए तो गुड गवर्नेंस हो जाए। तो ये हमको सुप्रीम कोर्ट का मंत्री बना दिया जाए। पत्रकार सबसे हमको ये बताइए, कैबिनेट में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा होता है? नहीं, ये तो एक हाइपोथेटिकल बात है कि मनमोहन सिंह के बराबर में कौन बैठेगा, उससे क्या होने वाला है, लेकिन मैंने कहा कि मनमोहन सिंह अगर देश में नहीं रहेंगे तो कौन चेयर करेंगे कैबिनेट? और ये तो सभी जानते हैं, क्या कहते हैं, कि मनमोहन सिंह अगर देश में नहीं रहेंगे तो यूपीए में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उनका आदमी रहेगा ना, अलायंस का आदमी तो नहीं रहेगा ना। तो ये तो एक तरीके से मीडिया में चलाई हुई नंबर 2 नंबर। सभा में शरद पवार का पार्टी का कितना एमपी है? 5 है जी, 5 एमपी है, उससे ज्यादा तो है नहीं। 2-3 तो उसका राज्यसभा में है। तो भाई इससे ज्यादा तो ज्यादा कौन है? 17, 18, 19, 20 है। सबसे बड़ी पार्टी तो डीएमके उनके साथ है। डीएमके तो 19 है, ममता का 21 है। तो फिर तो ये जो है ना, ये एक बेसिकली जो बेस है। आपका अजित सिंह का पार्टी और शरद पवार का पार्टी के एमपी की संख्या बराबर है। तो आपको लगता है क्या है, कैसे मिलेगा? नंबर 2 की बात ही कोई नहीं होती, क्योंकि मंत्रिमंडल में समान तमाम सदस्य जो होते हैं, जो भी मंत्रिमंडल सदस्य होते हैं, वो बराबर होते हैं संवैधानिक तौर से। एक एंटनी कह चुका है, यहाँ पर सभी इक्वल हैं, कोई नहीं है भी संवैधानिक तौर से, उसका कोई औचित्य नहीं। इसके पीछे जो मसला है वो कहां नजर आता है आपको राजनीतिक? ना 2-3 बात हमको अभी यहाँ आने के बाद हमको जो यहाँ गए, एक बात कुलश्रेष्ठ ने टीकी कहा है, जो कृषि मंत्रालय का जो असफलता जो उनकी रही है, उसका जो फेल्यूर है, उसको बचना चाहता है। वो मंत्रालय और किसी के हाथ में छोड़ करके वो दूसरा कुछ पोर्टफोलियो लेना चाहता है। एक दूसरा है, अभी सकमा जी जो बीजेपी के साथ समर्थन मिलकर जो प्रेसिडेंट पद के लिए जो चुनाव लड़ा, इसलिए आज उसका लड़की अगदा सकमा जाकर के उसका इस्तीफा दे दिया है। उस जगह पर किसी भी कारण से शरद पवार जी को लड़के को बैठाना हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है, उन्होंने जो कुछ बात ये कवर करके बोला है, कुछ फाइल बनाया हुआ है उनके पास, उनके बारे में जो करप्शन केसेस है महाराष्ट्र से लेकर उनके एक मंत्री ने छगन भुजबल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि अगर मेरा नाम महाराष्ट्र सदन घोटाले में आ रहा है तो माफ कीजिएगा, उस वक्त के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने गड़बड़ की है, उन्होंने घोटाला किया, मैंने नहीं किया। तो भाई मान तो रहे हैं कि एनसीपी ने किया, इसने किया, बट किया तो इन्होंने है ना। तो अब ये हो रहा है कि मेरे ऊपर क्यों छींटे आ रहे हैं, उनको भी मैं क्यों। तो देखिए, मैंने फिर कहा कि जहां तक अगास्ता की जगह लेने की बात है, कुछ दूसरे मंत्रालय लेने की बात है, महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी की जो इस वक्त स्थिति है, कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस के पास इसमें मुलायम सिंह की फाइल है, जैसे पुष्पेंद्र ने कहा, मायावती जी की भी फाइल है और ममता को छोड़ के तमाम लोगों की फाइल है। तो इस फाइल से कांग्रेस को मजबूती मिलती है। तो कांग्रेस और शरद पवार के बीच के जो संबंध है, ये जो कांग्रेस का ये जो गुड़नीति है वो तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। विकल्प नहीं है, ममता बनर्जी जब वापस ऐसा बात नहीं है। विकल्प तो लोग तैयार करेंगे, ऐसा बात नहीं है एक ही विकल्प है कांग्रेस नहीं, तो ये विकल्प को जनता तैयार करेंगी। कांग्रेस अगर इसी खेल अगर बार बार खेलते रहेंगे, हम छोड़ के कुछ होगा ही नहीं। जो बच्चा लोगों का जो मैदान में खेलने के समय बच्चा लोगों का कुछ बदतमीज लोग बोलता है ना, हमको नहीं लगा तो हम खेलने नहीं देंगे। इसी प्रकार अगर कांग्रेस अगर राजनीति करने जाएगा तो जनता उसका जवाब देंगे। वो आने वाले दिन में उसको भर के राजनीति दिलीप आज से 10 साल पहले चल सकती थी, तब मीडिया बहुत अवेयर नहीं था। आज आप कुछ भी कह लें, लेकिन आज जो तमाम आक्रमण हो रहे हैं वो कांग्रेस पे नहीं फोकस होकर शरद पवार पे है। आज तमाम लोग ये जानना चाहते हैं शरद पवार से कि आप आखिर मंत्री रहते हुए आप मंत्रालय का काम क्यों नहीं संभाल रहे हैं? नहीं, आप मंत्री रहते हुए ये जो सवाल है, आज सवाल के घेरे में शरद पवार हैं, कांग्रेस नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि ये सवाल कांग्रेस ही नहीं है, ये संवैधानिक मामला है। उनका जो पद है, जो ऑफिस है, वो संवैधानिक पद है, ये कोई पार्टी पोस्ट का मामला नहीं है। लेकिन जो आप 5 दिन अगर काम पे नहीं जा रहे हैं और पूरे देश के सामने आप इस बेहयाई के साथ ये कह रहे हैं कि हम जो है किसी सरकारी, आप फंक्शन में न जाएं, आप यूपी के डिनर में जाएं, उससे देश को लेना देना नहीं है। लेकिन कृषि मंत्री 5 दिन से हिंदुस्तान में रहते हुए अपने मंत्रालय नहीं जा रहा है, उसको किस वजह से टैक्स पेयर की सुविधाएं उसको मिल रही हैं। ही इज आंसरेबल टू द नेशन ऑफ दिस कंट्री पीपल। ही कांट से नहीं मैं नहीं जाऊंगा। आपको अगर ब्लैकमेल करना है, पार्टी से
इस्तीफा दें और ब्लैकमेल करें, आप अपने पद सरकार से इस्तीफा देके सरकार से इस्तीफा देकर पद करें। मैं कह रहा हूं मंत्रालय ऐसे में क्या प्रधानमंत्री के लिए, क्या प्रधानमंत्री जो 5 दिन से मंडे को उन्होंने या फ्राइडे को जो उन्होंने शरद पवार जब उन्होंने कहा तो उनसे बातचीत की, लेकिन अब 4 दिन से मामला जो है जस का तस पड़ा हुआ है, तो क्या प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तो मतलब आप ये कह ही नहीं सकते, उनकी तो हर बात की जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि चाहे पब्लिक परसेप्शन कुछ हो, चाहे नेता कुछ कहें, चाहे इंटेलेक्चुअल कुछ कहें, चाहे मीडिया कुछ कहे, हमें 2014 तक देश का जो एकमात्र राजकुमार काबिल आदमी है 42 साल का, उसको हमको थोप देना इस देश पे, चाहे हमारी कितनी फजीयत हो जाए। ना पब्लिक का उनको डर है, ना लोगों का उनको डर है, ना नेताओं को। और ये जो बात उनको लगता है कि विकल्प कोई ऐसा विकल्प सशक्त है नहीं, कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है, इस कारण से इस तरह की सोच। लेकिन दिलीप, लेकिन ये बात आप सरकार चला सकते, हो सकता है 2 साल और खींच लें और ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन जब आप जनता के बीच में जाएंगे, आप 3 अभी हाल के देश के बड़े राज्यों के चुनाव का हाल देखें, देश का जो सबसे बड़ा राज्य है, पॉलिटिकली सबसे ज्यादा वनरेबल है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है, वहां कांग्रेस के बारे में क्या रिजल्ट आया ये पूरी दुनिया को पता है। आप राष्ट्रपति का कैंडिडेट ब्लैकमेल करके जिता सकते हैं, लेकिन आपने राहुल गांधी के 403 में से 5 लोगों को जिता पाया। आप उन दोनों को फर्क समझिए। जनता के हाथ में जहां वोट है, वहां कांग्रेस के बारे में लोगों की राय दूसरी है। आप राष्ट्रपति में आप मुलायम सिंह का वोट ले सकती है, मायावती का वोट ले सकते हैं, आप इसको दबा सकते हैं। एक बात एकदम मुझे लगता है एकदम महत्वपूर्ण बात है, जो उत्तर प्रदेश का माफी एक राज्य में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी यही प्रश्न आता है, क्या विकल्प है? तो विकल्प तो लोग दिखाया है, जो तो जहां विकल्प है वहां कांग्रेस, जरूर कांग्रेस का विकल्प जनता तैयार करेंगे। और आप देख लीजिए, हम बता रहा हूं, आपका अमेठी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो विधानसभा में तो 2 विधानसभा जीता हुआ है, ये कोई मुलायम सिंह जी का पार्टी नहीं है, ना मायावती का पार्टी जीता है, ना बीजेपी जीता है। जीता हुआ है 2 दिन पहले बनाया हुआ एक पार्टी, पीस पार्टी, वो निर्दलीय है ना, वो अखिलेश सिंह तो वैसे ही जीते थे, वो तो अपने बता रहा हूं, यही तो विकल्प है ना। इसी प्रकार का विकल्प हर जगह हो सकता है। लेकिन मेरा जो लार्जर क्वेश्चन है, मेरा जो लार्जर क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की केंद्र में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी इस तरह से बिहेव करेगी तो ये इस देश के लिए खतरनाक है। आप ये देखें कि डीएमके एक उसकी बात नहीं मानी, उसने देश की केंद्रीय सरकार को घुटनों पर टिका दिया और कहा कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, श्रीलंका के खिलाफ आपने अगर ह्यूमन राइट्स के मामले पे यूएनओ में वोट नहीं दिया तो हम आपको गिरा देंगे। सरकार की विदेश नीति को प्रभावित करने लगे ये रीजनल पार्टी के लोग। मैं कह रहा हूं ये धीरे धीरे जो नेशनल पार्टी का जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से राज चला रहे हैं, इससे रीजनलिज्म बढ़ेगा और रीजनल पार्टी फिर एक नहीं, एक एनसीपी नहीं है, कहीं जयललिता है, कहीं बीजेडी है, कहीं जेडीयू है, कहीं दूसरी पार्टी है। ये इतना ब्लैकमेल करेंगी कि आपकी केंद्रीय नीति कोई रहेगी नहीं। आज की डेट में कोई केंद्रीय नीति नहीं है, जो पार्टी चाहे दबा ले। ममता नहीं चाहती एफडीआई आएगी तो नहीं आ रही, डीएमके नहीं चाहता तो नहीं होगा। एफडीआई पे भी हम आएंगे। सबसे पहले देखते हैं बीजेपी ने क्या कहा एनसीपी और कांग्रेस के बीच में जो तकरार है उसको लेकर। There is absolutely no governance agenda, no coordination among alliance partners, and therefore to compare or to even comment on these is just not fair, and I wouldn't want to even talk anything more than this. The UPA and its alliance is a total failure. Governance is gone, alliance partnership is gone. They are just doing a last minute firefighting every time an alliance partner is in discord. They want to continue like this till 2014. So you can't expect anything more. So will they be able to continue till 2014 is a big question. Now if we listen to BJP, अगर क्या संभावना दिखती है कि अगर जो ये हालात हैं तो इससे एक बड़ा सवाल ये भी निकल के आता है कि क्या हम चुनाव पहले 2014 से पहले लोकसभा चुनाव देख रहे हैं। देखिए दिलीप, इसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि 2014 से पहले चुनाव हो। अब यह है कि कांग्रेस को जो लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव जीत के अभी उनकी पार्टी के जो हनीमून है वहां पे खत्म, अभी वो हनीमून पीरियड नहीं खत्म हुआ। वो कहते हैं 100 दिन मेरी सरकार को दे दो तब मुझसे सवाल पूछना। जेडीयू जो कभी कभी आपको लगता है कि एनडीए से अलग जाकर के भी बात करती है, वो अपने समीकरण में लगे हुए हैं, चीजों को तय कर रहे हैं कि हमें बीजेपी के साथ रहना है या नहीं रहना है, उनकी वहां रस्साकशी चल रही है। जो रीजनल पार्टी खासतौर से यूपीए को चला रही हैं, चाहे बाहर से या अंदर से, उनकी स्थिति इस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अगर चुनाव हो जाए
तो वो उनको कोई फायदा होने वाले हो। जिस तरीके से मायावती ये चाहती हैं कि जितना मुलायम सिंह एक्सपोज अगले 1-1.5 साल में हो जाएंगे उतना उसका एंटी इनकम्बेंसी फायदा मिलेगा, ये कांग्रेस भी समझ रही है। ये कांग्रेस जानती है कि मुलायम सिंह इसलिए सत्ता में नहीं आए हैं कि उन्होंने कोई महान और अच्छा कार्य कर दिया है, इतने खराब काम कांग्रेस ने कर दिए थे कि लोगों पे विकल्प नहीं था, मुलायम सिंह को जिता दिया। अब 2 साल में इतने एक्सपोज हो जाएंगे कि उसकी वजह से वो किसी और को जिताएंगे। तो कांग्रेस और उनके अलायंस जो उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो सरकार को चला रहे हैं, जो मेजॉरिटी में रखे हुए हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं कमजोरी है, जिस कमजोरी का फायदा उठा के कांग्रेस 2014 तक इसको खींच पाएगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि ममता बनर्जी को भी लगता है अभी वो चुनाव जीती हैं, कुछ जो स्थानीय चुनाव निकाय चुनाव में उनकी जीत हुई है, मुलायम सिंह अभी तुरंत जीत के आए हैं, उन्हें लगता है तो ये दो जो महत्वपूर्ण एलाई हैं उन जिनको लग रहा है कि अगर ये चुनाव हो जाए तो उनको फायदा होगा, तो ममता और मुलायम के बिना ये सरकार और एनसीपी की जो हालत है, क्या लगता है कि सरकार चल पाएगी? नहीं, वो तो बात मैंने सरकार ना देखिए ना, उसमें एक बात हम बोलना चाहते हैं। अभी भी प्रफुल्ल पटेल क्या कहा, हम सरकार के साथ हैं, यूपीए के साथ हैं, यूपीए के साथ रहेंगे, आखिरी तक रहेंगे। ममता जी क्या बोला, हम बंगाल में अकेला जाएंगे लेकिन दिल्ली में हम एक साथ रहेंगे। तो पहले हम लोग क्या कहते थे, अभी बंगाल में गुस्ती है, यहाँ पर दोस्ती है ममता बनर्जी का, ये भी हो रहा है यहाँ पर। तो इसी प्रकार तो ये लोग तो पहले जो लेफ्ट का था ये बात ही करते थे हम लोगों के बाद, हम लोग यहाँ पर दोस्ती कर रहे हैं, हम लोग वहां पर आकर कुश्ती कर रहे हैं, ऐसे बताते थे। अभी तो ममता बनर्जी वही कर रहे हैं। तो इसके केंद्र में दोस्ती, बंगाल में कुश्ती है, वही तो कर रहे हैं वहां पर। तो हमारा कहने का है 2014 तक कांग्रेस इसको सबको लेके चलेंगी। जो बोले हैं कुछ दिन चुप रहेंगे, कुछ देंगे, कुछ वो भी लेंगे, ये चलते रहेगा। तो लेन देन इन प्रकार चलता रहेगा, ये सरकार रहेगा, 2014 लेन देन होता रहेगा, सरकार चलती रहेगी और देश में और ऐसी हम आपको बता रहा हूं, अभी जैन स्टूडियो में बैठ के बता रहा हूं, 2014 का चुनाव के पहले आप देख लीजिए हिंदुस्तान की राजनीति में नया पोलराइजेशन होगा, नए समीकरण, एकदम नया समीकरण होगा। विल दैट बी अ बीजेपी लेड, विल दैट बी अ कांग्रेस लेड, विल दैट बी अ लेफ्ट लेड? ये दो नेशनल बुर्जुआ पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, उसका हालत किस प्रकार उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसी प्रकार पूरा हिंदुस्तान में हो जाएगा, आप देख लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पार्टी जीती है वो पार्टी जो है उसको लीड उत्तर प्रदेश के स्तर पर मुद्दा ठीक है, मुद्दा उत्तर प्रदेश तो ठीक है, राष्ट्र के लेवल पे अगर आप देखें, राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो उसका विकल्प कौन सा आ जाएगा, हम बता रहा हूं, आप दूसरा शब्द जब डिस्कशन में आ जाएगा हम बता रहा हूं, ये सभी लोग एक साथ आ सकता है मुद्दा के आधार पर। कुछ इश्यू आने दीजिए, एक इश्यू के आधार पर सब आ जाएगा। हम बता हम कांग्रेस को समर्थन जब कर रहे थे, जानबूझकर ही कर रहे थे। कांग्रेस की क्लास कैरेक्टर क्या है हमको मालूम था, ये कांग्रेस को समर्थन करने से कांग्रेस परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे नहीं, पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म था, ये समझकर ही हम उसको समर्थन किया। फिर भी कुछ मुद्दा में हम लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग में आता है, इसी प्रकार इसी सभी पार्टी का एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनेगा, एक नया समीकरण हिंदुस्तान में अगले चुनाव के पहले हो जाएगा। वो चुनाव कब आपको लगता है कि वो 2014 में ही जाके वो चुनाव होंगे? जरूर, उससे पहले चुनाव आपको नहीं दिख रहा? नहीं, हमको अभी तक नहीं, कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस को यह पता है हिंदुस्तान के लोगों की नब्ज के लोग भूल जाते हैं। महंगाई कुछ दिन बढ़ती है, 2-3, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बिजली का बिल बढ़ा, हंगामा हुआ, खत्म हो गया लोग, फिर ये करप्शन हुआ, 2G लोग भूल गए अब क्योंकि 3G आ गया, फिर उसके बाद प्रणब मुखर्जी चले गए, वो राष्ट्रपति बन गए। तो उनको पता है कि थोड़ा भूलने की बीमारी है हिंदुस्तान के लोगों को, और बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाते आप किसी आंदोलन को, कैसे मुद्दा को ले आना है, दाएं बाएं ट्रैक कर देंगे, कभी इधर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, और आखिर में हम देख चुके हैं एक बार एनडीए के जमाने, आखिर में एक मुद्दा तो है ही आपके पास, जब देश में सब कुछ ना हो जाए तो विदेशी ताकतों से खतरा है और पड़ोसी मुल्क से खतरा है, लिहाजा इस मुल्क के अंदर एक आर्टिफिशियल जुनून पैदा करिए और सेनाएं जो है 6-6 महीने तक बॉर्डर पर रखिए और कहिए क्या कहते हैं आर पार की लड़ाई होगी, कम्युनिज्म और सेकुलरिज्म की भी लड़ाई फिर भी हो जाएगा। जब भी कुछ मामला हो तो लोग कहेंगे, फिर बहुत सारी पार्टियां, जैसे आज भी मैंने एक शब्द सुना, क्या कहते हैं उनको, कि हम नहीं चाहते कि सांप्रदायिक पार्टियां सत्ता में आए। प्रफुल्ल पटेल जी, शरद पवार जी, आपके झगड़े और आपकी ब्लैकमेलिंग से सांप्रदायिकता का इस वक्त क्या संबंध है? आप तो सांप्रदायिकता के जो सबसे बड़े पैरोकार हैं, बीजेपी के भी जो सबसे आगे हैं, उस शिवसेना से आपके संबंध हैं। आपको माना जा रहा है कि आप कांग्रेस से छोड़ करके आप उससे हाथ मिलाने जा रहे हैं। आप तो प्रणब मुखर्जी को उनके पास लेके गए थे। तो ये पॉलिटिकल, ये राजनीतिक एक सांप्रदायिकता का भी एक जो एजेंडा हो गया ना इस देश में, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा हो गया कि जैसे ही कुछ मामला हो, क्योंकि हम सांप्रदायिक ताकतों की वजह से हम एक हो रहे हैं। कोई सांप्रदायिक ताकत नहीं है। मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में सब सांप्रदायिकता की समस्या है, मध्य प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में सांप्रदायिकता की मेन समस्या है, वहां कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस मणिपुर में,
कांग्रेस त्रिपुरा में है, वहां तो सांप्रदायिकता नहीं है, लेकिन बात जब भी कहेंगे तो कहेंगे हम सांप्रदायिक ताकतों की वजह से मुलायम सिंह के साथ हैं, मुलायम सिंह भी इन्हीं के साथ हैं, मायावती भी ताकतों के साथ हैं। तो ये एक एजेंडा है पॉलिटिकल, जिससे यू कैन यूनाइट, सबको यूनाइट कर लो भाई, बीजेपी आ जाएगी, आरएसएस आ रही है, ये एक तरीके का एजेंडा है। मैं वही बात कह रहा हूं कि 2014 से पहले वो एजेंडा, ये एजेंडा जो है उस कांग्रेस सरकार को चलाएगी, चलाता है, ये एजेंडा सरकार को चलाएगा, 2014 तक ले जाएंगे। 14 के बाद आप जो देख रहे हैं तो उसका क्या एजेंडा होगा फिर, जो आप कह रहे हैं कि आप एक नया विकल्प बन सकता है, तो कांग्रेस की सरकार ऐसे ही चलेगी, देश के लोगों की समस्याएं ऐसे ही रहेगी, मंत्री काम नहीं करेंगे, ऐसे ही बार्गेनिंग होता रहेगा। आप बच्चे को बनाइए, मेरी पार्टी को बनाइए, आप गवर्नर बनाइए, आप मंत्री बनाइए, आप ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमा मत चलाइए, इसी तरह से क्या सरकार चलेगी ना। एक सरकार से लोग क्या चाहता है, लोग चाहता है हमारा जीवन जो जीना है उसका सुविधा प्रदान करे सरकार, महंगाई काबू में ले आइए, और हमारा देश का जो स्वयं प्रभुता है, देश का जो देश गौरव है उसको पकड़ के रखना, ये 2-3 चीज जनता चाहता है एक सरकार से। लेकिन किस प्रकार जो यूपीए सरकार जो चला रहे हैं, तो हमारा देश की जो स्वयं प्रभुता है वो अमेरिकन साम्राज्यशाही के सामने जाकर के घुटना टेकना शुरू कर दिया। जो आम जनता किस मुद्दा से परेशानी है उस मुद्दा को ठीक करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रहे। इसी प्रकार उन्होंने ठीक ही कहा, कोई ना कोई मुद्दा ले आकर के आम जनता के सामने थोप देता है, उसको लेकर के चर्चा शुरू कर देती है, उसको लेकर के उनका ही एक चक्कर शुरू करके उसी में घूमते रहता है। ये एक तरीका है, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, लेकिन 2014 तक आपको दोनों को लगता है कि ये चलेगा 2014 नहीं, ये चलाएंगे। और मैंने कहा कि कंपल्शन की राजनीति है, ब्लैकमेलिंग की राजनीति है, दबाव की राजनीति है, एक दूसरे को जरूरत की राजनीति है, इसलिए चलेगा। इनको कोई मतलब नहीं है कि देश की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रही है, हमारी आंतरिक स्थिति क्या हो रही है, आंतरिक स्थिति कितनी विस्फोटक है, यही देख रहे हैं कि हम इस सरकार में रहते हुए कौन कौन से मंत्री पद ले सकते हैं, किस किस भ्रष्टाचार के मुद्दों को हम दबा के रख सकते हैं, और किस तरह से हम बार्गेन कर सकते हैं, ये एजेंडा कहां आप अपने लोगों को फिक्स कर लें जो 2014 में आपको मदद करे। आप मुझे बताइए, इस देश ने एक बहुत बड़े एक एसेट है इस वक्त पकड़ रखा है देश में। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जिसका नाम अबू जिंदाल है। वो रोज एक खुलासा कर देता है, वो रोज एक खुलासा करता है, और भारत का गृह मंत्री कहता है कि कहते हैं कि पाकिस्तान 1, 2, 3, 4 सारी कड़ियां जो हैं पाकिस्तान के जो आईएसआई और आर्मी के हैं वो सब गड़बड़ कर रही है, लेकिन आपका विदेश मंत्रालय कहता है कि नहीं, हमें भारत पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। भाई ये बातचीत आपने मुंबई हमले के बाद मुलतवी क्यों की थी? चलिए तो किसी चीज का जवाब नहीं है, ना पेट्रोल का जवाब है, ना दाल का जवाब है, ना कृषि का जवाब है, ना विदेश नीति का जवाब है, शरद जी का जवाब है, ना किसी का जवाब है, ना इनका जवाब है। एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और चर्चा करेंगे एफडीआई, रिटेल में एफडीआई को लेके नया बवाल।